कल हम लोग लैम्डा तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग होता है। तो जो सूर्य से आने वाले विकिरण होते हैं उसमें 7 कलर होते हैं। तो जैसे कंपनियों में RMI होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टोर में, तो यहाँ से याद कर लेते हैं RMI, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से याद रहेगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, RMI, ठीक है। VUV यानी V से विजुअल वेव, UV से अल्ट्रावायलेट रे, और X से एक्स रे, और फिर गामा रे, Y है ये गामा रे। ये 7 हमको याद ही कर लेने हैं, 7 कलर। ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। अब इसको ये भी एक याद कर लेना है, रेडियो वेव जो होता है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो गामा रे का होता है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव का होता है। ये हम हमेशा याद रखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये देख रहे हैं एक एरो का चिन्ह लगाई दिए हैं, यानी गामा का सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। जो गामा रे है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और जो रेडियो वेव है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ लिखा भी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे। सबसे गामा रे बहुत ही खतरनाक होता है। ये अक्सर आप पढ़े होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा आप गामा पढ़े होंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी तुलना करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और अल्फ़ा कण का भी, और इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अल्फ़ा का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के दोगुना होता है। इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और अल्फ़ा का होता है, उसे हीलियम नाभिक भी मानते हैं अल्फ़ा कण को। तो अल्फ़ा का हो जाता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। इसको हम याद रखेंगे, अल्फ़ा कण। फिर अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, फिर गामा हो गया, ये तीनों याद। अच्छा एक चीज़ और, अल्फ़ा और बीटा को हम कण भी कहते हैं, अल्फ़ा कण, बीटा कण, पर गामा को कण नहीं कहते हैं। क्योंकि जो अल्फ़ा उसको कण और किरण दोनों कहते हैं। अल्फ़ा किरण भी बोल सकते हैं, कण भी बोल सकते हैं। बीटा को भी कण और किरण दोनों बोल सकते हैं, पर गामा को केवल किरण बोलेंगे। क्योंकि जो अल्फ़ा कण होता है उसमें क्या होता है कि अल्फ़ा कण का उसमें भार होता है, बीटा में भी भार होता है, पर गामा में कोई भार नहीं होता। गामा भार रहित होता है, वो एक प्रकार का किरण ही है, ओनली प्रकाश जैसा बिहेव करता है, उसमें कोई वजन नहीं होता। हम लोग थोड़ा अल्फ़ा बीटा गामा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी जान लेते हैं साथ साथ में। अल्फ़ा कण धनावेशित होता है और इस पर आवेश होता है प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये क्या होता है प्लस में एक चार्ज का, जैसे एक चार्ज का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो वैसे ही अल्फ़ा कण पे 2 आवेश होते हैं, तो इसका आवेश हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम अल्फ़ा कण, और इसका भार हो जाता है 6.64 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फ़ा कण पे 2 आवेश हैं, तो क्या हो गया इसका चार्ज 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान 6.64 × 10⁻27 किलोग्राम। उसके बाद बीटा कण हो गया। बीटा कण 1 माइनस है, बीटा कण एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे हम, बीटा कण का जो आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश है सेम ही होता है, क्योंकि बीटा कण भी एक तरह से आवेशी होता है। यहाँ देखेंगे बीटा कण का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इसका वजन जो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, यानी बीटा कण और इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। और अल्फ़ा कण भी पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है। तो लेकिन अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, यानी 2 गुना होता है आवेश, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। 2 से जब गुणा करेंगे ना तो ये 16 दूना 32। फिर से देख लीजिए प्रोटॉन, और इसका प्रोटॉन का लेकिन द्रव्यमान जो है हो जाएगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान सेम प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान वही होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। बीटा का तो हमेशा याद ही रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का तो हमको हमेशा याद रहता है 1.6 × 10⁻19 किलो कूलाम, और द्रव्यमान हो जाता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सेम बीटा कण का भी है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये याद रखेंगे हम हमेशा। और अल्फ़ा कण का अलग ही हो जाता है, 2 गुना आवेश है, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है। प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, अल्फ़ा कण भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। गामा कण पे कोई आवेश या भार नहीं होता है, क्योंकि गामा कण नहीं, किरण बोलते हैं, कण बिल्कुल गलत है।
अल्फा को हम कण बोल सकते हैं, बीटा को कण बोल सकते हैं, गामा को कण नहीं बोलते हैं। गामा एक किरण है और प्रकाश का कोई भार नहीं होता है, एक तरह से प्रकाश इसको हम मानेंगे। सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, 7 विकिरण, उनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। रेडियो वेव, पहला हम लोग यही पढ़े थे ना, RMI, यानी रेडियो वेव क्या काम करता है? सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे लंबा वेवलेंथ होता है, अभी बताया हूँ। इनका काम क्या है? रेडियो, टीवी, मोबाइल सिग्नल, वाईफाई आदि में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव, खाना गर्म करने में, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क में यूज करते हैं। इंफ्रारेड वेव जो हीट वेव, गर्मी की किरण, रिमोट कंट्रोल। अरे रिमोट कंट्रोल में एक नहीं लगा रहता है, आगे एक LED लगी रहती है जिसमें लाइट दिखता नहीं है, वो इंफ्रारेड वेव ही होता है जैसे कंट्रोल होता है। थर्मल कैमरा, नाइट विजन, विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं, यही विवग्योर वाले 7 रंग होते हैं। विवग्योर मतलब क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विवग्योर यानी 7 रंग होते हैं। विजुअल लाइट में 7 कलर होते हैं। फिर से अल्ट्रा वायलेट हो गया, सूरज से आती है, ज़्यादा हो तो स्किन बर्न, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। स्टरलाइजेशन, करेंसी नोट चेक करने में, वाटर प्रूफ मतलब नोट सही है या गलत उसको चेक करता है। एक्सरे, सबको मालूम है कि एक्सरे कराते हैं हम, हाथ टूट जाता है तो क्या होता है कि ये भेद के इस पार से उस पार चला जाता है। जैसे हाथ टूट गया किसी का तो हाथ को भेद के इस पार से उस पार चला जाएगा, पर हड्डियों को नहीं भेद पाता है, इसलिए हड्डियों को नहीं भेद पाता है और उसका फिगर बन जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ पे क्रैक वगैरह है, जो भी है। CT स्कैन में, सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी। सिक्योरिटी स्कैनिंग मतलब जैसे मान लो कि अभी मैं एक जगह जॉब करता हूँ, वहाँ पे जैसे जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसमें क्या है कि चांदी वगैरह बनता है, तो चांदी वगैरह बनता है तो मेन जो सिक्योरिटी, जो मेन फाटक होता है, मेन गेट, वहाँ सिक्योरिटी लगा रहता है, तो वहाँ पे एक्सरे स्कैनर लगे रहते हैं। कुछ भी आप जाएंगे तो पूरा स्कैन करके दिखा देता है। एयरपोर्ट पर भी लगे रहते हैं, वही बोल रहा है सिक्योरिटी स्कैनिंग। गामा रे, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे खतरनाक, न्यूक्लियर रिएक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्पेस रे है। अब आ जाते हैं हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, यानी लड़की हो गया या मच्छर हो गया, उसका पिच जो होता है बहुत ही हाई होता है और बहुत ही फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज़ हाई होती है, यानी दोलन करने की क्षमता, बहुत पतला आवाज़ निकलता है उनका। लेकिन लड़के हो गए या फिर शेर हो गया, उनकी लो पिच होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवाज़ भारी होता है। आगे लिखा है 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर सुनने की क्षमता डैमेज होने लगती है तथा 120 डेसिबल पर ही समाप्त होती है। तो ये भी सही बात है। जैसे किसी आप जब कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोसेस वगैरह होता है उसमें हमेशा एक यंत्र होता है जिसका नाम है, एक साउंड इंडिकेटर होता है जिसे हम पता लगाते हैं। उसमें भी दिया रहता है कि एक लिमिट दे दिया रहता है कि 80 डेसिबल या 85 डेसिबल से आप अधिक नहीं रख सकते। अगर उससे ज़्यादा वहाँ पे ध्वनि निकल रही है तो क्या होता है, इंजीनियर जाके उसको किसी न किसी तरीके से उसको सही करते हैं, वरना वो ऑडिट का एक पॉइंट बन जाता है और उनको ऑडिट में एक एंट्री मिल जाती है। फिर यहाँ लिखा है ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपन पर निर्भर करती है, यानी वस्तु जितना तेज कंपन करेगा ध्वनि उतना ही प्रबल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि I बराबर A² दिया है, तो यहाँ A क्या है? कंपन है। कंपन दिखा रहा है कि कितना बड़ा है, जितना बड़ा कंपन होगा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंपन होगा ध्वनि उतना ही तीव्र होगी। यहाँ लेमडा भी दिखाया है। लेमडा मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। यहाँ दिखा दिया है वेव लेंथ, इसको बोलते हैं। वेव लेंथ मतलब वेव की लंबाई। यहाँ दिखा रहे हैं 2 श्रृंग और 2 गर्त दिखाया है, यानी 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को ये लेमडा से डिनोट कर रहा है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है और इसका एक बड़ा मात्रक भी होता है जिसे बेल बोलते हैं, यानी 1 बेल बराबर 10 डेसिबल। अब हम थोड़ा जानेंगे अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें कंपन तरंग की गति की दिशा समानांतर होती है। इसमें जो कंपन होती है वो तरंग की गति की दिशा के समानांतर होती है। यहाँ एक फिगर बना के दिखाया गया है, यानी ये जो श्रृंग या गर्त निकले हुए हैं, इनके समानांतर दिशा में जब कंपन होगा तो उसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होती है। यहाँ फिगर में देख रहे हैं ना, ये कौन शोर कर रहा है यार, बगल में पड़ोसी है यार, इतना बोलते हैं, छोड़ो। अनुदैर्घ्य तरंगे, इसमें कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होती है, यानी जो भी ये है इसके समानांतर में ये गति करेगा। जैसे ये श्रृंग है, गर्त है, और यहाँ पे एक चीज़, गजब हरामी लोग हैं। अभी यार मैं राजस्थान में हूँ और क्या ही बताऊँ, ये अजब ही बोलते हैं, एकदम से डिस्टर्ब करते रहते हैं। कंटिन्यू उनका फ़ोन ऑन ही रहता है, साला साउंड आ रहा होगा, इधर डिस्टर्ब भी कर रहा होगा। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लग रहा है आगे का मैं पूरा बना दूंगा, बाद में अपने पढ़ने में भी आसान होता है। बस वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग एक बार और देखते हैं। इसमें कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होती है। जैसे मान लो कि यहाँ श्रृंग और गर्त दिखाया हूँ तो उसके समानांतर में एक बना दिया, मतलब ऐसे आगे पीछे दोलन करेगा। यह वायु में गमन है और माध्यम चाहिए, यानी इसको माध्यम चाहिए अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए, बिना माध्यम का ये गति नहीं करेगा। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें जो कंपन की दिशा होती है
वो तरंग की गति के लंबवत होती है। यानी जो ये एक लाइन खींच दिया उस पे ये श्रृंग और गर्त बने हैं, तो ये इसके आगे पीछे दोलन करेगा, यानी लंबवत दोलन करेगा। यह कहीं भी गमन कर सकता है, वायु या निर्वात का माध्यम रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी गमन कर सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि माध्यम की आवश्यकता किसको होती है, अंधर तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, जो होगा उसमें हम तुरंत टिक मार देंगे। फिर आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर लेमडा अपन टी। तो वेलोसिटी बराबर लेमडा अपन टी, देखो दिमाग नहीं लगाना है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, याद है ना। तो वेलोसिटी बराबर लेमडा बट्टा अपन टी याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा को अभी बताया हूँ दूरी होता है, वेव लेंथ होता है, वेव की लंबाई है तो दूरी हो गया, और टी मतलब क्या, आवर्त काल, समय हो गया। तो वेलोसिटी बराबर लेमडा अपन टी, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो हम याद कर लेंगे, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बट्टा आवर्त काल। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल कहाँ होती है? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोसों में होती है, सबको पता है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, लोहा और सोना। अच्छा ध्यान देना, ये क्वेश्चन गलत है जो इसमें लिखा हुआ है, सही आंसर मैं बताता हूँ। इसमें दिया है कि लोहा और सोना किस में, जब एक ही पर्टिकुलर, अब वहाँ देखो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस। तो ठोस में क्या होते हैं कि डेंसिटी हाई होती है, द्रव की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है, उसके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोसों में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। इसलिए होती है कि जैसे ठोस में टक्कर मारा तो तुरंत ट्रांसफ़र करेगा वो एक दूसरे से, क्योंकि अणु पास पास हैं, एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, तुरंत ट्रांसफ़र करेगा, फिर द्रव में जाएगा, फिर गैस में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ठोस पहले सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अब पूछ देता है लोहा और सोना में, मतलब पार्टिकुलर एक ही चीज़ में वो कंपेयर कर रहा है, जैसे लोहा और सोना ठोस में ही कंपेयर कर रहा है, सॉलिड में ही। तो लोहा और सोना में किसमें ध्वनि का वेग अधिक होगा? इसमें लिखा है सोना, ये गलत बात है, सोना नहीं होगा। लोहा और सोना में जब कंपेयर करेगा ना, वैसे देखा जाए तो डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे तो सोना में ही डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसमें गलत लिखा है, इसकी डेंसिटी कम होती है। सोना की डेंसिटी हाई होती है लोहा की अपेक्षा, पर यहाँ पे जो है लोहा में ध्वनि का जो स्पीड यानी चाल होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम केवल डेंसिटी ही नहीं कंपेयर करते हैं, हम साथ में ये भी कंपेयर करते हैं कि कौन कितना कठोर है। तो सोना जो है वो लचीला धातु है, लोहा बहुत ही कठोर धातु है, इसलिए ध्वनि की जो चाल होगी वो लोहा में ज़्यादा होगी और सोना में कम होगी। अब देखो वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? v बराबर लेमडा इंटू एफ। अच्छा, यहाँ ज़्यादा घबराना नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया था कि v बराबर लेमडा अपन टी, तो 1/t बराबर फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है, एफ बराबर 1/t होता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है 1/t, तो वही हो गया चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्योंकि एफ बराबर 1/t हो जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, टी टाइम है, आवर्त का मतलब क्या, समय ही हो गया। तो v बराबर लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्योंकि एफ जब नीचे जाएगा तो टी बन जाएगा, क्योंकि एफ बराबर 1/t होता है। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य तीनों की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी पूछ देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य तीनों की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, ध्वनि में। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जब साउंड पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बार बार मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ देखिए दिया है आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होगी, आर्द्र हवा में, शुष्क हवा में। तो यहाँ लिखा है आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से, यानी आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल अधिक होगी, शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कम होगी, क्योंकि नम युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अब यहाँ फिर देख रहे हो डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ क्या हो गया, आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल अधिक है और आर्द्र हवा का डेंसिटी यानी कम है, नम युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होती है, यानी नम युक्त वायु का डेंसिटी कम होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है, ध्वनि की चाल बढ़ जा रही है। और तो यहाँ ध्यान रखना, ठोस एवं द्रव में क्या होता है, यहाँ एक लिखा हुआ है नोट करके, ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, पर ध्यान रखना घनत्व के साथ साथ हम कठोरता को भी कंसीडर करेंगे। और गैस में क्या होता है, घनत्व का मान बढ़ने से गैस में ध्वनि का वेग घटता है। यहाँ लिखा है ना, देखो एरो का निशान देके लिखा है, गैस में घटता है। तो हम सिंपल सा ये नोट हमेशा याद रखेंगे, ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और गैसों में घनत्व का मान बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, क्योंकि गैस में क्या होता है, शुष्क वायु का घनत्व कम होता है और शुष्क वायु का जो होता है नम युक्त वायु का घनत्व कम होता है और शुष्क वायु का घनत्व ज़्यादा होता है। तो नम युक्त वायु का घनत्व कम होता है तो उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है शुष्क वायु के घनत्व, शुष्क वायु की अपेक्षा।
कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोनार हो गया, तो साउंड हैविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार से अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। बगल में शोर होना शुरू हो गया, यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।